नमस्कार, मनोज तिवारी हेल्थ टॉक शो में आपका स्वागत है। मैं कीर्ति सोनी। आज हमारे साथ हैं ल्यूकेरिया बीमारी की प्रसिद्ध विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा चतुर्वेदी जी। आज हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे ल्यूकेरिया बीमारी क्या होती है, इसकी क्या वजहें हैं और इसके क्या क्या उपाय हैं और ये कितनी खतरनाक है हमारे बॉडी के लिए। मैम, एक बार फिर से मनोज तिवारी हेल्थ टॉक शो में आपका स्वागत है। मैम, सबसे पहले और सबसे बेसिक सा सवाल मेरा ये है आपसे कि ल्यूकेरिया बीमारी होती क्या है और क्या वजहें हैं इस बीमारी की होने की। तो मैं सबसे पहले तो आपको करेक्ट करना चाहूँगी कि मैं ल्यूकोरिया विशेषज्ञ नहीं हूँ, मैं इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हूँ। दूसरी चीज़, ल्यूकोरिया शब्द ही बहुत भ्रामक है। ल्यूकोरिया शब्द का अगर हम संधि विच्छेद करें तो ल्यूको का मतलब होता है सफ़ेद और रिया माने गिरना। मतलब कहीं से भी सफ़ेद पदार्थ अगर निकल रहा है तो उसको आप ल्यूकोरिया कहेंगे। पर सामान्य भाषा में इस शब्द का बहुत ही ज़्यादा दुरुपयोग होता है। औरतों को वेजाइनल डिस्चार्ज होता है, इट इज़ परफेक्टली नॉर्मल। ये वेजाइना है, इसके अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन होती है और शरीर के जिस अंग में म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, जैसे हमारे मुंह है, जैसे हमारी नाक है, उसी प्रकार से वेजाइना है, उसमें भी वही से म्यूकस मेम्ब्रेन है। जैसे म्यूकस मेम्ब्रेन हमारी स्किन से फर्क होती है, तो जहाँ भी म्यूकस मेम्ब्रेन होगी उससे कुछ सिक्रीशंस ऊज करेंगे। मुंह से लार निकलती है, नाक में भी हल्का मॉइस्चर के लिए पानी चाहिए। उसी तरीके से वेजाइना में भी डिस्चार्ज होना परफेक्टली नॉर्मल है। अगर वेजाइनल डिस्चार्ज अनुपलब्ध होगा तो संभोग के समय यहाँ पे फ्रिक्शन से बहुत ज़्यादा घाव बन जाएंगे। तो वेजाइनल डिस्चार्ज इज़ ए परफेक्टली नॉर्मल थिंग। और उसी को लेके पेशेंट्स, मुझे ये शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, पर कुछ लोग ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, जिसको हम हिंदी में झक्की कहेंगे। तो एक नॉर्मल चीज़ जिसकी कोई साइंटिफिक भाषा में ल्यूकोरिया शब्द का कहीं कोई उपस्थिति ही नहीं है, इट्स नॉन एग्जिस्टेंट, उसी को लेके 90% पेशेंट्स, 90% क्वैक्स की प्रैक्टिस उसी के लिए चलती है, जो एक नॉर्मल चीज़ है। ओके मैम। मैम, ये स्त्रियों में कौन से उम्र में स्टार्ट होती है? मतलब इससे क्या क्या खतरे हैं और किस उम्र में ये शुरुआत होती है ल्यूकेरिया बीमारी? तो पहली बात तो आगे से हम अपने वार्तालाप में ल्यूकोरिया शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। हम वेजाइनल डिस्चार्ज का प्रयोग करेंगे। वेजाइनल डिस्चार्ज। ये वेजाइनल डिस्चार्ज, आप ये अच्छी तरीके से इसको जूम करके देख लीजिए। ये वेजाइना है और वेजाइना के अंदर म्यूकोसा होती है, म्यूकोसल फोल्ड्स होते हैं और इससे नॉर्मल डिस्चार्ज निकलता है और ये वेजाइनल हेल्थ के लिए आवश्यक है। वेजाइनल हेल्थ एंड सेक्सुअल हेल्थ के लिए अत्यावश्यक है। हाँ, अगर इसमें कोई इन्फेक्शन हो जाए या जो वेजाइना के ऊपर सर्विक्स होती है, यहाँ पे कोई घाव हो जाए, तो ये नॉर्मल डिस्चार्ज इन्फेक्टेड डिस्चार्ज में कन्वर्ट होते में देर नहीं लगती है। लेकिन पेशेंट्स को इसको लेके ऑब्सेस्ड नहीं होना चाहिए। ल्यूकोरिया शब्द एलिमिनेट कर देना चाहिए हमारी मेडिकल डिक्शनरी से या सामान्य वार्तालाप से। वेजाइनल डिस्चार्ज नॉर्मल है या इन्फेक्टिव है या और भी एबनॉर्मेलिटीज हो सकती हैं, जैसे सर्वाइकल इरोजन्स है, सर्वाइकल कैंसर है, उसमें भी डिस्चार्ज बढ़ जाएगा, उसमें ब्लड स्टेन डिस्चार्ज आएगा। तो और लेकिन नॉर्मल म्यूकॉइड डिस्चार्ज इज परफेक्टली नॉर्मल। 90% पेशेंट्स का परफेक्टली नॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज होता है। विदेशों में लड़कियां जैसे ही सेक्सुअली एक्टिव होती हैं या उनके पीरियड शुरू हो जाते हैं, विदेशों में सेक्सुअल एक्टिविटी पहले शुरू हो जाती, कम उम्र में शुरू हो जाती। हिंदुस्तान में तो शादी के बाद ही, वी प्रिज्यूम की शादी के बाद शुरू होती, जो कि सच नहीं है। आज की तारीख में 75% लड़कियां सेक्सुअली एक्टिव होती हैं। ये शहरों की तो स्थिति है, गाँव की मैं जानती नहीं हूँ। लेकिन वंस यू स्टार्ट सेक्सुअल एक्टिविटी एंड इफ यू आर परफॉर्मिंग इंडल्जिंग इन अनप्रोटेक्टेड सेक्स, तो यहाँ पे मेल पार्टनर आपको कोई भी इन्फेक्शन दे सकता है और वो
उसको सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन कहते हैं, STI हम लोग मेडिकल लैंग्वेज में बोलते हैं। और वो कई प्रकार के होते हैं। और उसके अलावा ये जो सर्विक्स पार्ट है ये हम आपको बताते हैं। सर्विक्स इज दिस पोर्शन, जो यूट्रस का मुंह है दैट इज सर्विक्स। और ये सर्विक्स से भी डिस्चार्ज निकलता है। जो वेजाइनल डिस्चार्ज होता है उसमें वेजाइना से आता है, सर्विक्स से आता है। और सर्वाइकल पार्ट में अगर कोई कैंसर हो या प्री मैलिग्नेंट लीजन्स होती हैं उससे भी होता है। तो ये डॉक्टर ही एग्जामिन करने के बाद बता सकता है। और अगर आप बहुत केयरफुल हैं तो इट इज़ बेटर कि जिस तरीके से विदेशों में होता है पेप स्मीयर, हर साल एक पेप स्मीयर करवा लीजिए। आपको एक तरीके से इंश्योरेंस हो जाएगा कि हाँ कोई ख़ास बात नहीं है वहाँ पे। अगर पेप स्मीयर करवाएंगे तो अगर कोई इसमें एबनॉर्मल इन्फेक्टिव वेजाइनल डिस्चार्ज होगा तो उसके भी बारे में कुछ जानकारी मिल जाएगी। अदरवाइज यू गो टू ए डॉक्टर, गेट द क्लिनिकल एग्जामिनेशन डन। लेकिन ये जो ल्यूकोरिया का शर्तिया इलाज, ये इतना बड़ा भ्रामक शब्द है, मरीजों को दिग्भ्रमित करता है और इससे हमें बचना चाहिए। इस शब्द के दुरुपयोग से हमें बचना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, क्योंकि क्वैक्स का सारा प्रैक्टिस इसी पे डिपेंडेंट है। और पेशेंट से कहते हैं, और हिंदुस्तान में जितनी लोगों की हिस्टेक्टमी मैंने यूट्रस निकालने का ऑपरेशन होता है अननेसेसरी, 90% मेरे को कहना नहीं चाहिए, लेकिन ये क्वैक्स जो होते हैं गाँव में देहात में, पता चला 25-25 साल की लड़कियां आ रही हैं, औरतें आ रही हैं, उनके 3 बच्चे हुए, यूट्रस आउट। उससे कितना नुकसान होता है। पर यही ल्यूकोरिया हो गया, मरीज ने कहा हमको ल्यूकोरिया हो गया, डॉक्टर ने कह दिया तुम्हारी बच्चेदानी में घाव हो गया, बच्चेदानी बाहर। सिंपल इन्फेक्शन कैन बी ट्रीटेड इन्फेक्शन, बट इट हैज टू बी एग्जामिन्ड, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके मैम, जैसा कि आपने बोला कि ल्यूकोरिया शब्द इस्तेमाल नहीं करना है, एब्सोल्युटली ये शब्द को वर्जित कर दीजिए। हम इसकी जगह पे वेजाइनल डिस्चार्ज कैन बी नॉर्मल और एबनॉर्मल। तो मैम ये वेजाइनल डिस्चार्ज से क्या क्या हमारी बॉडी में प्रभाव पड़ते हैं, और इसके जो इलाज हैं क्या आसान है, क्या कठिन है, क्या है इसका इलाज बताइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहली बात तो वेजाइनल डिस्चार्ज मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स परफेक्टली नॉर्मल, ये बीमारी नहीं है। ओके है ना। अगर आपको शक है कि एबनॉर्मल डिस्चार्ज है, डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर एग्जामिन करेगा, सिंपल वेजाइनल एग्जामिनेशन करके देख के बता देगा। अगर उसको कोई टेस्ट करना होगा उसी समय पेप स्मीयर ले लेगा, उसी समय और भी STI माने सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, या बैक्टीरियल वेजिनोसिस होती है एक चीज़, उसको भी वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड नहीं है पर बैक्टीरियल वेजिनोसिस होती है। फंगल इन्फेक्शन हो सकते हैं, पैरासिटिक इन्फेक्शन हो सकते हैं, एक ट्राइकोमोनास करके होता है ऑर्गेनिज्म, जैसे अमीबा होता है ना, उसी प्रकार से ट्राइकोमोनासिस होता है। उसका डिस्चार्ज का कैरेक्टर एकदम येलोइश फ्रॉथी डिस्चार्ज होगा विद ए फिशी स्मेल। जो इसका डिस्चार्ज होगा फंगल इन्फेक्शन का, ईस्ट इन्फेक्शन का, वो एकदम डिस्चार्ज फर्क टाइप का होगा। वाइट कर्डी डिस्चार्ज, कर्डी माने जैसे चीज़ दही ऐसा हो ना, सफ़ेद सफ़ेद डिस्चार्ज। लेकिन चूँकि मरीज़ तो अनुभवी नहीं होता है, उसको तो अपने अंदर होने वाली हर चीज़ एबनॉर्मल लगती है, तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उसी के द्वारा नॉर्मल को एबनॉर्मल से डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है। एबनॉर्मल का ट्रीटमेंट करिए, ट्रीटमेंट कितनी एबनॉर्मलिटी इसके अनुसार। अगर आपको फंगल इन्फेक्शन हो रहा है और आप उसमें एंटीबायोटिक खा रहे हैं तो फंगल इन्फेक्शन बढ़ेगा। तो टारगेटेड ट्रीटमेंट, करेक्ट डायग्नोसिस एंड टारगेटेड ट्रीटमेंट, यही हमारे इलाज का उद्देश्य होना चाहिए। और अगर कैंसर सर्विक्स वाला डिस्चार्ज है, यहाँ पे सर्वाइकल रीजन से आ रहा है डिस्चार्ज, तो उसमें मैलिग्नेंट है कि नॉन मैलिग्नेंट है। इट कैन बी सिंपल इरोजन अगर होगा तो उसमें हल्का सा उसको क्रायो कर देते हैं। क्रायोकॉटरी मैंने एक प्रोब होती है हम लोग के पास, बहुत ठंडी होती है, इतनी ठंडी होती है कि उसमें बर्फ़ क्रिस्टल्स जमा देते हैं। उसको हमने यहाँ डाला, टच करवाया, 1 मिनट तक क्रायो प्रोब को टच करवाया, वो इरोजन समाप्त। ओपीडी में पेशेंट आती है, वॉक इन आती है, इरोजन हमने ट्रीट कर दिया।
अगर वो कैंसर है तो उसमें बायोप्सी करनी पड़ेगी, लेकिन ये डॉक्टर बता सकता है, आप नहीं बता सकते। इसलिए एक जो ब्लैंकेट स्टेटमेंट है कि ल्यूकोरिया, इसका आज की तारीख में हम ये शब्द सुनना नहीं चाहते, कम से कम आपके मुंह से तो दोबारा इस टॉक शो में भी नहीं। तो वेजाइनल डिस्चार्ज नॉर्मल या एबनॉर्मल, ये एग्जामिनेशन और इन्वेस्टिगेशंस के बाद पता चलेगा और उसका स्पेसिफिक ट्रीटमेंट होगा। जैसे अगर बैक्टीरियल वेजिनोसिस है तो उसका ट्रीटमेंट एकदम अलग है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है तो उसका ट्रीटमेंट एकदम अलग है, उसके लिए दोनों पार्टनर को ट्रीट करना पड़ेगा। बैक्टीरियल वेजिनोसिस है तो हस्बैंड को ट्रीट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपके अंदर कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है तो आपको अपने मेल पार्टनर को भी ट्रीट करना पड़ेगा। अगर वो ट्रीट नहीं करेंगे तो वो बीमारी जड़ से ठीक नहीं होगी। और अगर सर्विक्स से आ रहा है और आपने सिर्फ उसको एंटीबायोटिक, एंटी फंगल और सब मिक्स थेरेपी खिला दी और यहाँ पे पता चला आपको कैंसर डेवलप हो रहा है, तो सोच लीजिए उसका क्या होगा। उस समय तो आपको थोड़ा बहुत टेम्परेरी आराम मिल जाएगा और बाद में पता चला कैंसर अपना पूरे रूप धारण कर लेता है। जबकि बहुत शुरुआत में कोई भी कैंसर, चाहे सर्विक्स का ही कोई अलावा भी कोई भी कैंसर हो, उसका इलाज शुरू में बड़ा आसान होता है, लेकिन जब वो फैल जाता है तो उसका इलाज बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो टाइप ऑफ इन्फेक्शन, टाइप ऑफ डिस्चार्ज, देन कॉज ऑफ डिस्चार्ज, देन स्टेज ऑफ डिजीज, इन सब के ऊपर ट्रीटमेंट निर्भर करता है। वरना पता चलिए वो उसमें आता है स्त्री सुंदरी, स्त्री कायाकल्प, ऐसे ऐसे इलाज होते हैं बेवकूफ़ी के कि, और या गांव में अगर होगा, अगर किसी क्वैक के हाथ लग गई तो सीधे हिस्टेक्टमी हो जाएगी। तो इतना मिसमैनेजमेंट, इतना इस शब्द का दुरुपयोग हो रहा है कि मैं क्या करूं। आप लोग ये बहुत अच्छा मुद्दा उठा रहे हैं, मैं आपको एक्चुअली कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ कि आपने इतना गंभीर मुद्दे को, कम से कम जनता को मालूम तो पड़े कि कितना बेवकूफ़ बन रहे हैं वो लोग। तो मैम मैं जानना चाहूँगी कि जो ये वेजाइनल डिस्चार्ज है जी, इस चीज़ के इन्फेक्शन को रोकने के लिए क्या स्त्रियों को पहले से, मतलब कि उनके बचपन से ही उनको कुछ रोकथाम करना चाहिए या बचाव करना चाहिए? हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट। इसी के संदर्भ में आता है मेंस्ट्रुअल हाइजीन। आजकल अभी पिछले 2-3 साल से मेंस्ट्रुअल हाइजीन शब्द हमें बहुत सुनाई दे रहा है, स्पेशली जब अक्षय कुमार की पैडमैन फिल्म आई। सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन का कारण होता है अनहाइजीनिक प्रैक्टिसेस ऑफ मैनेजमेंट ऑफ मेंस्ट्रुएशन। अगर आप यहाँ पे एक जो वेजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है उसी के साथ में मेंस्ट्रुअल इन्फेक्शन होता है, मेंस्ट्रुअल ब्लड होता है, ब्लड में तो बहुत अच्छा इन्फेक्शन होता है, कहीं भी खून होगा तो उसमें इन्फेक्शन की संभावना बढ़ जाएगी। और उसमें आपने गंदी पैड लगा ली या और राख या कुछ भी ऐसी चीज़ लगा ली, अनहाइजीनिक प्रोडक्ट, तो उससे तो नेचुरली गंदा कपड़ा ही इस्तेमाल कर लिया, तो ये तो इसको फलने फूलने के लिए आप पूरा अवसर प्रदान कर रही हैं। तो मेंस्ट्रुअल हाइजीन इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सो एक तो हमारे देश में सेक्स एजुकेशन इज ए टैबू। सेक्स एजुकेशन से हमें, वो शब्द से हमें परहेज नहीं रखना चाहिए। ये जानकारी बहुत आवश्यक जानकारी है। हमें अपनी टीनेजर्स को, प्री एडोलेसेंट गर्ल्स को मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में जानकारी देनी चाहिए। तो जो ये वाला असेंडिंग इन्फेक्शन होता है, मतलब मेंस्ट्रुअल ब्लड के कारण ये जो वेजिनोसिस होती है, उसको हम रोक पाएंगे। तो एक तो वो हो गया। दूसरा सेफ सेक्स प्रैक्टिसेस। तो सेफ सेक्स प्रैक्टिस में लोग सोचते हैं कि बस बच्चा ना हो जाए, दैट इज सेफ सेक्स। नो, इट्स नॉट ओनली सेफ सेक्स। सेफ सेक्स में आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस नहीं मिलने चाहिए। तीसरी चीज़, एंटीबायोटिक का दुरुपयोग। जब आप बहुत सारा एंटीबायोटिक खाते हैं, आजकल लेटेस्ट ट्रेंड है, जिससे पहले ज़माने में आया था कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मेल न्यूट्रिशन। उसके बाद आया ट्रेंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमारे सेहत के लिए कितने आवश्यक हैं। अब जो लेटेस्ट ट्रेंड है कि हमारा बॉडी में बैक्टीरिया कैसे हैं,
हमारे शरीर में जो बैक्टीरिया रह रहे हैं वो अच्छे बैक्टीरिया हैं, बुरे बैक्टीरिया हैं। और दुर्भाग्य से हमारे देश में एंटीबायोटिक्स का बहुत दुरुपयोग होता है और उन एंटीबायोटिक्स के कारण अच्छे बैक्टीरिया जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। जैसे कुदरत ने वेजाइना के सुरक्षा के लिए यहाँ का पीएच एसिडिक बना दिया है। आप लोगों ने अगर केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि एसिड जानते होंगे, सभी जानते होंगे। तो एसिड के अंदर मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। वो एसिड कहाँ से आता है? यहाँ पे लैक्टोबैसिलाई होती है और ये लैक्टोबैसिलाई ये हमारे सेनानी हैं, ये हमारी वेजाइना की सुरक्षा कर रहे हैं। जब तक हम उसको मिसहैंडल नहीं कर रहे हैं, जब तक हम उसको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन नहीं दे रहे हैं, जब तक हम उसको हाइजीनिक मेंस्ट्रुअल मैनेजमेंट नहीं कर रहे हैं, तब तक ये हमारे सेनानी हमारी सुरक्षा कर रहे हैं। वेजाइना के अंदर लैक्टोबैसिलाई होते हैं और लैक्टोबैसिलाई एसिडिक पीएच मेंटेन करते हैं, उसके कारण हमारी वेजाइना बाहरी इन्फेक्शन से सुरक्षित रहती है। लेकिन आजकल जिसको देखो पढ़ा लिखा डॉक्टर है, अनपढ़ा डॉक्टर है, केमिस्ट की शॉप से, आप डॉक्टर भी नहीं है, आप केमिस्ट की शॉप से जाके एंटीबायोटिक खरीद सकते हैं। एंटीबायोटिक खाएंगे तो जो बुरे बैक्टीरिया मरेंगे, उसके साथ में आपकी जो सेना भी मरेगी। जैसे परमाणु बम डाला जाता है ना, तो वहाँ पे रहने वाला हर दोस्त और दुश्मन सब साफ हो जाता है। तो ये जो हमारे दोस्त हैं, ये हमारी प्रोटेक्टिव है ना, वो भी समाप्त हो गई। तो उसके कारण बाहरी आक्रमणकारी को तो मौका मिल गया। तो आजकल इस जो लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है कि आपकी बॉडी के बैक्टीरिया कैसे हैं, आपकी बॉडी में अच्छे बैक्टीरिया हैं, बुरे बैक्टीरिया हैं। अगर अच्छे बैक्टीरिया हैं वो हमारी सुरक्षा कर रहे हैं, अगर अच्छे बैक्टीरिया को आपने नष्ट कर दिया तो बुरे बैक्टीरिया को घुसने का घर में मौका मिल जाएगा। तो मैम जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि उपवास रखना, मेहनत करना या फिर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ ज्वाइन करना, ये भी ये वेजाइनल इन्फेक्शन के वेजाइनल डिस्चार्ज के कारण बनते जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या ये सही है? उपवास कोई बुरी चीज़ नहीं है, उपवास बहुत अच्छी चीज़ है। बट उपवास के समय जो पता चला आलू की हलवा बना रहा है, आप इस तरह का उपवास नहीं होता है, उसको हम कहते हैं स्पेशल डाइट पे आप चले गए, तो वो नहीं होता। और उपवास भी उतना ही करिए जितना आपका शरीर झेल सके। अब पता चला प्रेग्नेंट हो रहा था और उसको आपने उपवास करवा दिया, तो उसमें बच्चे और माँ दोनों का नुकसान करेंगे। तो हर चीज़ साइंटिफिक तरीके से करनी चाहिए। उपवास आपको करना है, डॉक्टर से राय लेके करिए, कौन सी दिक्कत है। एक दिन अगर खाना नहीं खाएंगे तो मर नहीं जाएंगे, हमारे शरीर में बहुत सारा एक्स्ट्रा कैलोरीज अवेलेबल होती हैं। तो उपवास आप अवश्य रखिए, पर उपवास का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही अनहेल्दी डाइट खाने लगे। स्पोर्ट्स एक्टिविटी, स्पोर्ट्स सच ए गुड थिंग, स्पोर्ट्स को हम क्यों डिस्करेज करेंगे, स्पोर्ट्स खूब होना चाहिए। लेकिन स्पोर्ट्स के साथ में जब दौड़ेंगे भागेंगे तो आपके पसीना भी आएगा, पसीना आएगा तो आपको कपड़े भी बदलने पड़ेंगे, स्वच्छता का भी, पर्सनल हाइजीन का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसलिए एवरीथिंग इज गुड इफ इट इज डन प्रॉपरली। ओके मैम, तो मैम क्या मैम वेजाइनल डिस्चार्ज जो होता है इसकी वजह से अटकिए मत, कोई बात नहीं है, संतान होने में कोई परेशानी हो सकती है। यस, एसेंडिंग इन्फेक्शंस जो होते हैं, एसेंडिंग माने नीचे से गया इन्फेक्शन ऊपर गया, तो वेजाइनल अगर एबनॉर्मल इन्फेक्टेड वेजाइनल डिस्चार्ज है, और जिसको पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ कहते हैं हम लोग साइंटिफिक भाषा में, पूरा पेल्विस में ये सारे जितने ऑर्गन्स होते हैं उनका इन्फ्लेमेशन हो जाता है। इन्फ्लेमेशन माने इन्फेक्शन फॉलोड बाय इन्फ्लेमेशन। इन्फेक्शन माने बाहर का पैथोजेंस प्रवेश किए और इन्फ्लेमेशन उन्होंने उसमें अपना मतलब खून खराबा मचा दिया, तो उसमें सूजन आ गई, उसके कारण नलियां बंद हो सकती हैं। हिंदुस्तान में इनफर्टिलिटी का सबसे बड़ा कारण ट्यूबल डिजीज़ है, स्पेशली लोअर क्लास में। ये जो ट्यूब्स, फेलोपियन ट्यूब्स होती हैं ना, दो, ये ब्लॉक हो जाती हैं। और सबसे बड़ा मालूम है कौन सा होता है? वो है ट्यूबरकुलोसिस। कितने पेशेंट्स होते हैं उनको यहाँ का जेनाइटल ट्यूबरकुलोसिस हो जाती है। जेनाइटल ट्यूबरकुलोसिस हुई माने टीबी का इन्फेक्शन यहाँ से आते आते, यहाँ से होते होते यहाँ पे पहुँच गया, उसने नलियों को अवरुद्ध कर दिया। कभी कभी यूट्रस में भी चिपक जाता है, जिसको हम लोग साइनिकी बोलते हैं। यूट्रस में मतलब अगर ट्यूब खुली भी है,
खुशकिस्मती से एम्ब्रियो यहाँ पहुँच भी गया तो यूट्राइन कैविटी की एंडोमेट्रियम को डिस्टॉर्ट कर देगा, उसके अंदर एडिशंस क्रिएट कर देगा, मतलब बच्चे को डेवलप होने का स्थान उपलब्ध नहीं होगा। तो इट इज़ वन ऑफ द कॉमनेस्ट कॉजेज ऑफ इनफर्टिलिटी इन स्पेशली इन लोअर क्लास इन अवर कंट्री। हाँ मैम, ये वेजाइनल डिस्चार्ज से कैंसर वगैरह होने के भी चांसेस रहते हैं? ऐसे मत बोलिए, कैंसर वेजाइनल डिस्चार्ज से कैंसर नहीं होता है। कैंसर अगर है तो उसके कारण वेजाइनल डिस्चार्ज एबनॉर्मल होगा। वेजाइनल डिस्चार्ज मैं बार बार एम्फेसाइज करूंगी, नॉर्मल एबनॉर्मल दोनों तरह का हो सकता है, लेकिन जो कैंसर वाला जो डिस्चार्ज होगा वो सर्विक्स से आएगा, दैट इज एबनॉर्मल डिस्चार्ज। और आप रेगुलर पेप स्मीयर करवा रहे हैं तो आपको मैं इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए मैं ये संदेश देना चाहूँगी कि हर सेक्सुअली एक्टिव लड़की को साल में एक बार पेप स्मीयर जांच अवश्य करवानी चाहिए, और उससे हमें कैंसर का अर्ली स्टेज में पता चल जाएगा जब वो क्योरेबल होगा। अब वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपसे फिर से मुलाकात। कहते हैं सफलता अपना निशान छोड़ देती है, और सफलता पाने का सबसे अचूक उपाय भी यही है कि किसी सफल व्यक्ति के पद चिन्हों पर चला जाए। तो क्या आप भी ढूंढ रहे हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता पाने की इस अंधी दौड़ में सही मार्गदर्शन? अगर हाँ, तो आज ही जुड़िए पांडे क्लासेस के साथ। यहाँ आपको मिलेगा IIT JEE, नीट, 9th-10th प्री फाउंडेशन कोर्स, 11th-12th फाउंडेशन कोर्स के अलावा NDA, एयरफोर्स और नेवी में सफलता का लंबा रिकॉर्ड। पांडे क्लासेस पर हमारा मानना है कि एक मजबूत नींव पर ही एक सफल भविष्य का निर्माण किया जा सकता है। इसी विचार के साथ हम लाए हैं अपने अभ्यर्थियों के लिए रोजाना क्लासेस, हर 15 दिन पर परफॉर्मेंस टेस्ट, 12 घंटे का डाउट काउंटर और भी अन्य कई प्रकार की सुविधाएं जो आपकी सफलता सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाएंगी। हमारे यहाँ प्रत्येक महीने की 5, 15 और 25 तारीख से नया बैच प्रारंभ किया जाता है। यहाँ प्रत्येक कोर्स पर ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों की ही सुविधा उपलब्ध है। इतना ही नहीं, हम छात्रों को हॉस्टल व परिवहन की सुविधा भी प्रदान करते हैं। हमारी USP है सतत अभ्यास और निश्चित सफलता। हमारा लक्ष्य है आपको सफलता की सीढ़ियां चढ़ते देखना, क्योंकि आपकी सफलता ही है हमारी पहचान। तो देर किस बात की, फोन उठाइए और स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबरों से अभी संपर्क कर जुड़िए पांडे क्लासेस से, या स्क्रीन पर दिखाए जा रहे पते पर विजिट करें हमारा संस्थान। पांडे क्लासेस, आपकी सफलता का साथी। मनोज तिवारी हेल्थ टॉक शो में ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो मैम, मैं ये जानना चाहूँगी कि वेजाइनल डिस्चार्ज होने के टाइम पे कुछ लोग घरेलू नुस्खे अपनाते हैं, तो आपको क्या लगता है कि घरेलू नुस्खे फ़ायदेमंद है या फिर नुकसानदायक है? और आपको क्या लगता है कि डॉक्टर को हमें संपर्क करना चाहिए या फिर घरेलू नुस्खे अपनाने से सब सही हो जाता है? हमेशा मैं बार बार, पहले तो मैं आपको थैंक यू कहूँगी कि आपने ल्यूकोरिया शब्द से नाता तोड़ लिया और वेजाइनल डिस्चार्ज की हम बात कर रहे हैं। हाँ। और घरेलू नुस्खा क्या है, पहले तो हमें यही नहीं मालूम ये नॉर्मल डिस्चार्ज है कि नहीं है। नॉर्मल डिस्चार्ज को हम ख़त्म करने की कोशिश नहीं करनी है हमें। जो चीज़ नॉर्मल है उसको हम, जो बॉडी की हमारी नेचुरल चीज़ें हैं उसमें हम क्यों बाधा उत्पन्न कर रहे हैं? एग्जैक्टली। एकदम वेजाइनल डिस्चार्ज जैसे मुंह से आपका लार आ रहा है, तो एक होता है बीमारी जो रेंज सिंड्रोम, उसमें मुंह की लार समाप्त हो जाती है। तो ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है। उसी तरीके से वेजाइना में अगर वेजाइनल ड्राइनेस है तो आपको ल्यूब्रिकेंट्स यूज़ करने पड़ते हैं। तो इट्स ए गुड थिंग, वेजाइनल डिस्चार्ज इज परफेक्टली नॉर्मल, बट यू हैव टू फाइंड आउट। ये आप नहीं पता लगा सकते कि नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है। इसके लिए तो ये तो डॉक्टर ही, ट्रेंड क्वालिफाइड डॉक्टर ही पता लगा सकता है कि ये नॉर्मल है कि एबनॉर्मल। और जब तक कोई चीज़ एबनॉर्मल नहीं होती तब तो उसको इलाज की आवश्यकता नहीं होती, चाहे वो घरेलू हो चाहे वो एडवांस होम्योपैथी कोई भी पैथी हो। तो ओके मैम, ये वेजाइनल डिस्चार्ज के लिए हम जैसी लड़कियों को या फिर हम स्त्रियों को कुछ और सजेशंस देना चाहेंगी आप? हाँ, तो ये है कि जैसे बॉडी जिसकी थोड़ी ओबीस टाइप की लड़कियां होती हैं उनको पसीना वसीना बहुत आता है। यस मैम। एक तो मैं ये कहूँगी सिंथेटिक पैंटीज अवॉइड करिए, बिकॉज दे कांट एब्जॉर्ब योर डिस्चार्ज, नॉर्मल डिस्चार्ज। और वो वहाँ पे रहती हैं और फिर वहाँ पे पसीना और वो मिला के वहाँ पे वेजाइना में तो नहीं, बट वेजाइना के अराउंड वल्वल एरिया में, थाइज में इन्फेक्शन आ जाता है। तो
आपका डिस्चार्ज इवेपोरेट होते रहना चाहिए। कॉटन पैंटीज यूज़ कीजिए, आजकल तो पैंटी लाइनर्स भी आते हैं, पैंटी लाइनर यूज़ कीजिए। जीन्स भी कम एब्जॉर्ब करती है, बहुत मतलब वैसे वाले टाइट क्लोथिंग्स नहीं होने चाहिए, लूज क्लोथिंग्स। और अगर आपको प्रोफेशनली आपको दिन में टाइट क्लोथिंग्स पहनना भी है तो कोई बात नहीं, आप रात को तो मतलब लेट योर वल्वल एरिया भी एयरेटेड, माने उस एरिया को भी हवा मिलनी चाहिए, बहुत ज़्यादा पैक करके रखने की ज़रूरत नहीं। एक तो ये टिप हो गई। दूसरे, रेगुलर पेप स्मीयर पे मैं एम्फेसाइज कर रही हूँ। बहुत साधारण सा टेस्ट होता है, एक रेगुलर पेप स्मीयर के लिए आप जाइए डॉक्टर के पास, क्या दिक्कत है? आप अपने ऊपर कितना खर्चा करते हैं? आजकल तो मोबाइल के बिल जितने आते हैं उतना तो डाटा पैक जितने का आप लेते हैं तो गेट योर पेप स्मीयर डन रूटीनली। तीसरी चीज़ मैं बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करूँगी, जो कैंसर सर्विक्स, ये कैंसर हमने बताया ना, ये जो सर्विक्स है, सर्वाइकल कैंसर हिंदुस्तान में अब नंबर 1 कैंसर ब्रेस्ट कैंसर हो गया, बट आज से कुछ दिन पहले तक सर्वाइकल कैंसर वाज द फर्स्ट किलर कैंसर ऑफ फीमेल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। तो इसका वैक्सीन आता है, वो वैक्सीन हर लड़की को लगाना चाहिए, स्पेशली व्हेन द गर्ल बिकम सेक्सुअली एक्टिव। एवरी गर्ल मस्ट हैव ए कैंसर सर्विक्स वैक्सीन। मैं जब कई जगहों पे मैं कैंसर सर्विक्स वैक्सीन पे जब मैं बोल रही होती हूँ तो मैं कहती हूँ अगर आपकी बेटी की शादी होने वाली है तो उसको कैंसर सर्विक्स वैक्सीन महंगा होता है, तो एक साड़ी कम दीजिए शादी में, लेकिन उतने पैसे का कैंसर सर्विक्स का टीका ज़रूर है। ये बहुत ही ज़्यादा रेगुलर पेप स्मीयर, क्लिनिकल एग्जामिनेशन और गेट आउट ऑफ दिस ऑब्सेशन एंड एवरी गर्ल शुड हैव कैंसर सर्विक्स वैक्सीन। हम ये शादी वाला बात फिर हटा देते हैं, पहले कहा जाता था शादी, लेकिन अब हम कहेंगे लड़की सेक्सुअली एक्टिव हो उससे पहले 9 साल की उम्र के बाद हर लड़की को कैंसर सर्विक्स का टीका लगा देना चाहिए, क्योंकि हम प्रिज्यूम करके चलते हैं 10-11 साल से पहले कोई सेक्सुअली एक्टिव नहीं होता है। तो 9 साल की उम्र के बाद every girl should have a cancer cervix vaccine before she gets sexually active। ये मेरा संदेश है इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। ओके मैम, आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद, आपने हमारे मनोज तिवारी हेल्थ टॉक शो के लिए टाइम दिया। और मैं उतना ही आभार आपको करूँगी क्योंकि आपने ये बहुत बड़ी समाज सेवा करी है। कितने लड़कियों के दिमाग में ये ऑब्सेशन भर जाता है, जो सिंपल गाइडलाइंस हैं कि पेप स्मीयर, कैंसर सर्विक्स वैक्सीन, ड्रेस कोड और इन सब चीज़ों से मेंस्ट्रुअल हाइजीन, ये सब चीज़ें भूल के आप एक ल्यूगोरिया जैसे शब्द के पीछे पड़ गए हैं जो अधिकतर होता है, और उसके लिए ऑब्सेस्ड हो गए और आप जो कोएक्स के चंगुल में फंस के मिसमैनेजमेंट करवा रहे हैं और कभी कभी यूट्रस भी निकाल देते हैं। जैसा कि आज हमारे साथ थी स्त्री रोग की विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा चतुर्वेदी मैम। इन्होंने बताया कि वेजाइनल डिस्चार्ज क्या होता है, ये हमारी बॉडी के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है, और अगर इससे इन्फेक्शन होता है तो क्या क्या इसके इलाज हैं और कैसे इसको प्रमोट करना चाहिए, ल्यूकेरिया शब्द को कैसे छोड़ना चाहिए और वेजाइनल डिस्चार्ज को कैसे अपनाना चाहिए। और यही सब, इसी तरीके की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे मनोज तिवारी टॉक शो को आप देखते रहिए। धन्यवाद।